हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म यानी संघवाद की। अब हम सब जानते हैं कि पॉलिटी की प्रिपरेशन में ये टॉपिक कितना एब्सोल्युटली क्रूशल और हाई स्कोरिंग है, राइट? तो आज हमारा फोकस होगा एकदम सॉलिड कंसेप्चुअल फाउंडेशन बिल्ड करना। इंग्लिश टर्म्स और सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशंस का यूज करते हुए हम इसके हर एक एस्पेक्ट को धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा के मेन पिलर्स क्या होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म, फिर देखेंगे इसके 7 फीचर्स, तीसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ फेडरल सिस्टम्स, चौथा और सबसे जरूरी द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, और आखिर में डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, व्हाट इज फेडरलिज्म। ये एक्चुअली पावर शेयरिंग का एक बड़ा ही फंडामेंटल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं तो इस बेस को समझना लिटरली सबसे पहला स्टेप है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल उठता है, इज इंडिया अ फेडरल और सेंट्रल सिस्टम? देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना शायद लगता है। स्कॉलर्स अक्सर इंडियन स्ट्रक्चर को क्वाज़ी फेडरल बुलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसमें एक क्लियर यूनिटरी बायस देखने को मिलता है। इस एनालिटिकल थॉट को अपने दिमाग में बिल्कुल फ्रंट पर रखेगा, क्योंकि हम आगे इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। तो फाइनली फेडरलिज्म है क्या? बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जैसे कि स्टेट्स या प्रोविंसेस के बीच डिवाइड की जाती है। होता क्या है कि एक गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होती है जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के बड़े सब्जेक्ट्स देखती है, और दूसरी तरफ होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं। यहाँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट्स अपनी पावर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करती हैं। कोई भी टियर किसी दूसरे का सबऑर्डिनेट या नौकर नहीं होता, दोनों की अपनी अलग अथॉरिटी है। अब जरा इस डेटा पॉइंट को देखिए। दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ 25 देश ही ऑफिशियली फेडरेशंस हैं। सुनने में छोटा नंबर लगता है ना? लेकिन एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि इन्हीं 25 देशों में दुनिया की लगभग 40% पॉपुलेशन रहती है। दुनिया के ज्यादातर बड़े और डाइवर्स देश फेडरेशंस ही हैं। ये डेटा डायरेक्टली हमें बताता है कि जहां लार्ज नेशंस होते हैं, जहां कल्चरल या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पावर शेयरिंग का ये स्पेसिफिकली फेडरल फ्रेमवर्क सबसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टूल साबित होता है। इस फेडरल सिस्टम को और अच्छे से ग्रास्प करने के लिए चलिए इसे यूनिटरी सिस्टम से कंपेयर करते हैं। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सारी की सारी पावर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है और सब यूनिट्स स्ट्रिक्टली उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका का सिस्टम यूनिटरी है, जहां नेशनल गवर्नमेंट के पास कंप्लीटली सारा कंट्रोल है। वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम की कहानी देखिए। उन्होंने 1993 में एक रियल गेम चेंजर मूव लिया। उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर्स एक्सप्लिसिटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दे दी। अब वो रीजनल गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रहमो करम पर डिपेंडेंट नहीं थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी मिलने से बेल्जियम बेसिकली एक यूनिटरी फॉर्म से शिफ्ट होकर एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। चलिए मूव करते हैं सेक्शन 2 पर, 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। मूल अवधारणा तो अब क्लियर है, तो आइए देखते हैं कि एक आइडियल फेडरेशन का स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट आखिर कैसा दिखता है। इन फीचर्स को समझने से ठीक पहले एक फाउंडेशनल टर्म है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जुरिसडिक्शन। इसका सिंपल सा मतलब है वो स्पेसिफिक एरिया या दायरा जिसमें किसी एंटिटी को लीगली एक्ट करने की अथॉरिटी प्राप्त हो। अब ये दायरा ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बेसिस पर हो सकता है या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बेसिस पर, जैसे कि सिर्फ डिफेंस या सिर्फ पुलिस पर लॉ बनाना। लेजिस्लेटिव पावर्स आखिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं, ये समझने के लिए जुरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अब इन फीचर्स को मेथोडिकली ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, गवर्नमेंट के हमेशा 2 या उससे ज्यादा लेवल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, हर एक टियर की अपनी एक अलग जुरिसडिक्शन होती है, चाहे वो कानून बनाना हो, टैक्स लगाना हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, इन अलग अलग टियर्स का एग्जिस्टेंस और उनकी अथॉरिटी स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है, हवा में बातें नहीं होती। और चौथा फीचर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, उन्हें कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले नहीं बदल सकती। इसके लिए दोनों लेवल्स की सहमति चाहिए होती है। जैसे अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल लीजिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधी स्टेट असेंबलीज का रैटिफिकेशन होना एब्सोल्युटली जरूरी होता है। 5वां फीचर कोर्ट्स के बारे में है।
कोर्ट्स के पास एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर होती है। अगर यूनियन और स्टेट के बीच पावर को लेकर कोई झगड़ा या डिस्प्यूट हो जाए तो देश का हाईएस्ट कोर्ट एक अंपायर की तरह एक्ट करता है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 131 के तहत, वो यही काम करती है। छठा पॉइंट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब हर लेवल के पास रेवेन्यू के सोर्सेज क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं ताकि वो प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकें। और आखिरी सातवां फीचर है इस सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव्स। पहला, देश की यूनिटी को प्रमोट करना और सेफगार्ड करना, और साथ ही साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसे अकोमोडेट करना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, फॉर्मेशन ऑफ फेडरल सिस्टम्स। इस हिस्से में हम ग्लोबल लेवल पर देखेंगे कि आखिर फेडरेशंस बनते किस तरह से हैं। फेडरेशंस बनने के इफेक्टिवली 2 मेन रास्ते हैं। पहला रूट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद एक साथ आगे आकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं ताकि वो अपनी सिक्योरिटी और आइडेंटिटी दोनों को बढ़ा सकें। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे सिस्टम में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के पास यूजुअली बिल्कुल इक्वल पावर होती है। दूसरा रूट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका प्राइम एग्जाम्पल है अपना देश इंडिया या फिर स्पेन और बेल्जियम। यहाँ एक बड़ा देश खुद ये डिसीजन लेता है कि वो अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच डिवाइड करेगा। इस वाले सिस्टम में स्टेट्स को अक्सर अनइक्वल पावर्स मिल सकती हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। चलिए अब अपने फोकस को इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से हटाकर इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर लाते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ये एरिया मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए हाई यील्ड है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल ने एग्जैक्टली लेजिस्लेटिव पावर्स को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें प्योरली नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी। इन पर कानून बनाने की अथॉरिटी एक्सप्लिसिटली और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड और एग्रीकल्चर। इन पर लॉज नेचुरली सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जैसे एजुकेशन और फॉरेस्ट्स। इन पर यूनियन और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं। पर कैच क्या है? अगर दोनों के बनाए कानून में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का कानून ही प्रिवेल करेगा। और हाँ, जो सब्जेक्ट्स इन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आते, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रेजिडुअरी पावर्स का यूज करके लॉ बनाती है। अब भारत के इस फेडरल स्ट्रक्चर में एक और यूनिक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है यूनियन टेरिटरीज, या जिसे हम यूटीज कहते हैं। चंडीगढ़, लक्षद्वीप या दिल्ली जैसे एरियाज एक्चुअली इतने छोटे हैं कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं बन सकते। और क्योंकि यूनिक कल्चरल या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऐसी है कि उन्हें आसपास की किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनके पास एक फुल स्टेट वाली कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं होती हैं। इन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स को रन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पावर्स होती हैं। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। ये सेक्शन इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अगले स्टेप और लोकल गवर्नेंस की तरफ जो हमारा शिफ्ट रहा है उस पर डीप डाइव करता है। डिसेंट्रलाइजेशन का आखिर एग्जैक्ट अर्थ क्या है? सिंपल शब्दों में, जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया जाता है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका बेसिक लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एक लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स और इश्यूज का सबसे बेहतर नॉलेज तो वहाँ के लोकल्स को ही होगा ना। पैसे कहाँ खर्च करने हैं, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करना है, ये सेंट्रल लेवल पर बैठकर डिसाइड करने से बेहतर ग्राउंड लेवल पर पता होता है। इस सिस्टम से आम लोगों को डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जो सच्ची में लोकल लेवल पर ट्रू डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली सिर्फ एक 2-tier सिस्टम ही प्रोवाइड किया था, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए एक बड़ा ही हिस्टोरिक 3rd टियर ऐड किया गया। ये 3rd टियर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो मेनली विलेजेस में काम करती हैं, और म्युनिसिपैलिटीज, जो अर्बन एरियाज के लिए होती हैं। ये एडिशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रियलाइजेशन था। इसने लिटरली इंडियन फेडरलिज्म की जड़ों को ग्रास रूट लेवल तक डीपली मजबूत कर दिया। तो एस्पिरेंट्स, आज हमने फेडरलिज्म की इन कम्प्लेक्सिटीज को बहुत ही डीप और स्ट्रक्चर्ड वे में ब्रेक डाउन किया।
लेकिन सेशन एंड करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ, जिसे आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। ये जो पावर का अलग अलग लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अल्टीमेटली किसी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को कैसे इम्पैक्ट करता है? क्या पावर को इस तरह से बांटने से सच में एक देश अंदरूनी तौर पर ज्यादा यूनाइटेड और मजबूत बनता है? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। ये एनालिटिकल अप्रोच आपको मेंस की आंसर राइटिंग में एज देगी। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी आशा है कि अब फेडरलिज्म के सारे कंसेप्चुअल डॉट्स आपके लिए कंप्लीटली कनेक्ट हो गए होंगे।